नमस्ते मित्रों। आज हमारा देश जिस प्रकार दंगे की आग में झुलस रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? और हाल ही में नूह मेवात में जो घटना घटित हुई, उनके आरोपियों को 1947 से जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है? यानी उनके कनेक्शन 1947 से क्यों जुड़े हुए हैं? तो उससे पहले हमें नूह की स्थिति को समझने की ज़रूरत है। नूह मेवात की जो स्थिति है, वहाँ 79.20% मुस्लिम आबादी है और हिंदू आबादी 20.37% है। अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है और साथ ही साथ वह कौन-सी गलती हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों ने दोहराई, जिसके कारण आज नूह 1947 से जल रहा है। और जिस प्रकार हमारे लश्कर मीडिया के गैंग के लोगों के द्वारा एक विशेष व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, यानी सनातन धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि उन्हीं के लोगों के द्वारा यह दंगा भड़का। और जिस प्रकार ओवैसी चिल्ला करके यह बात कह रहा है कि दंगे तो मोनू मनेसर के द्वारा भड़काए गए। इन सब चीज़ों के पीछे की सत्यता क्या है और साथ ही साथ वह ऐतिहासिक कौन-सी भूलें थी, जिनसे हमने सबक नहीं लिया और जिसके कारण यह स्थिति भारत पुनः विभाजन की ओर अग्रसर है। आप सोचिए कि वह देश जिसने समस्त भूभाग को वसुधैव कुटुंबकम के भाव से देखा, जिसने सभी के सुख की कामना करते हुए सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात की, जिसने सभी को ज्ञान, विज्ञान, तकनीक देने में पीछे नहीं रहा, वह विश्व गुरु कहलाया। आज वह देश दंगे की आग में झुलस रहा है। क्यों झुलस रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कुछ ऐतिहासिक भूलें हैं। आज मैं उन महापुरुषों के बारे में भी चर्चा करूँगा, साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी चर्चा करूँगा, जिन्होंने पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन नामक पुस्तक में उन सभी तथ्यों को इंगित किया है, जिसको अगर हम उस समय उनकी बातों को माने होते, तो भारत आज वास्तव में विश्व गुरु होता। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि नूह मेवात में जो हिंसा हुई, उसका कनेक्शन 1947 से कैसे है? तो इस पर दिसंबर 1947 में जब नूह मेवात में दंगे भड़के थे, तो उस पर राजेंद्र प्रसाद जी का वह पत्र मैं आप लोगों के सामने पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखते हैं, पिछली रात 500 मेव मुसलमानों की भीड़ करोल बाग आई और तोड़-फोड़ शुरू कर दिए। किंतु जब सेना की टुकड़ी आई तो उन्हें दूर भगाया गया। मेवात की स्थिति चिंताजनक है। वहाँ हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी रहते हैं, जिनकी स्थिति चिंताजनक। जब तक इन्हें पश्चिमी पंजाब नहीं भेजा जाता, यानी पश्चिमी पाकिस्तान नहीं भेजा जाता, तब तक इन्हें हिंदू इलाकों से दूर रखा जाए। जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल 6 दिसंबर 1947 को पत्र का जवाब देते हुए कहते हैं, सेना के ट्रकों के माध्यम से इन्हें नूह मुसलमानों को भारत से पश्चिमी पाकिस्तान भेजा जाएगा। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो हे दृष्टि से, क्योंकि विभाजन का जो आधार था वो मजहब के आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ। तो वहाँ की स्थिति ये थी कि यहाँ के मुसलमान वहाँ जाएंगे, वहाँ के हिंदू यहाँ आएंगे। किंतु जैसे ही हमारे महात्मा जी को यह बात पता चलती है, यानी महात्मा गांधी जी को यह पता चलती है, तो वो शांति दूतों के लिए कितने जो है चिंतित रहते थे, उनकी एक छोटी सी झलक यहाँ भी दिखाई पड़ती है। 19 दिसंबर 1947 को जैसे ही पता चलता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नूह मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तो उस पर वहाँ मेवात के झरसा गांव में मेवात मुसलमानों को रोकने के लिए एक सभा करने पहुंचते हैं, जिस पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेवात के मुसलमान को उन्हें निकाल करके पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। मेव मुसलमान लोग भारत की प्रजा हैं, इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वे मेव मुसलमानों को शिक्षा की सुविधा देकर उन्हें बसाने के लिए बस्तियां बनाकर अपने आप को सुधारने के लिए मदद करें, यानी सहायता करें। यह मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, यह संपूर्ण गांधी वाङ्मय खंड 90 में उनके लिखे हुए वक्तव्य प्रकाशित है। आप सोच सकते हैं, यदि उस समय उन्हें भेज दिया गया होता तो आज नूह मेवात की जो स्थिति है, जिस प्रकार उन्हें मैं दंगा नहीं कहूँगा, उन्हें एक गृह युद्ध यानी धार्मिक युद्ध कहूँगा, जो आज ये घटित हुआ है। इस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उन विचारों को भी जानना चाहिए, जो पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में उन्होंने यह बात कही। पेज नंबर 123 पर वह लिखते हैं, यदि विभाजन मजहब के आधार पर हो रहा हो तो भारत के सभी मुसलमान पाकिस्तान भेजे जाएं और पाकिस्तान के सभी हिंदू भारत आएं। काश अगर उनकी बात को मान लिया गया होता तो आज भारत की ऐसी दशा और दिशा ना होती। सोचिए वो कितने दूरदर्शी थे। इसके अलावा वह पेज नंबर 303 पर लिखते हैं कि मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार को नहीं मानते। वह पुस्तक हम सभी को पढ़ने की ज़रूरत है, हम सभी को जानने की ज़रूरत है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विभाजन को लेकर के कितने सजग थे। उन्होंने इस पुस्तक में विभाजन के बारे में बताया है कि जिस प्रकार यूनान, तुर्की और बुल्गारिया के लोगों ने जनसंख्या की अदली-बदली की,
जिसके कारण आज वहाँ अस्थायी समाधान, वहाँ किसी प्रकार का हिंसा या सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं। अगर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यह बात मानी गई होती तो भारत की यह दुर्दशा ना होती। आज हम दंगे के उस कारण को भी जानेंगे कि आज भारत में इस प्रकार के दंगे क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है घटिया कानून। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अवैध मदरसे, यानी असमान शिक्षा व्यवस्था। किसी के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, किसी के लिए वह शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं, यानी वह अपने वैदिक धर्म ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं सकता। तीसरा कारण है गौ तस्करी। चौथा कारण है साइबर क्राइम। पांचवा कारण है हवाला के द्वारा आ रहे पैसा। छठा कारण है अवैध तस्करी, जिसमें ड्रग्स स्मगलिंग, हथियारों की तस्करी इत्यादि। घुसपैठ, धर्मांतरण, ये सभी प्रमुख कारण है। इसका निराकरण क्या है? तो सबसे पहले हमारे यहाँ नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होना चाहिए। यहाँ तो अपराधी को सही और गलत सिद्ध करने में वर्षों बीत जाते हैं, और तो और अपराधी साक्ष्य के अभाव में छूट जाता है। यदि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो एक दिन में हम पता लगा लेते कि इस साजिश के पीछे किसका किसका हाथ है। इसके अलावा हमें समान शिक्षा की व्यवस्था, कक्षा 1 से 10 तक सभी वर्ग के लोगों को समान शिक्षा देना चाहिए, किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देना चाहिए। तभी इस देश में शांति आएगी। क्यों? क्योंकि एक देश कहता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी यह भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। दूसरा कहता है कि यह जो हमारे दीन को माने वह मोमिन है, और जो दीन को ना माने वह काफिर है। ये कैसी समानता ला पाएंगे हम? दूसरा कहता है कि यह वसुधैव कुटुंबकम के भाव की बात करता है, तो अगला इस बात को खारिज करता है। अगर हम यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं, यानी नारी के सम्मान में हमें यह बात करते हैं, तो नारी को द्वितीय दर्जे के नागरिक को तरीके से वह मानता है। तो ये इस प्रकार की अगर शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ रहेगी तो हमारे विचारों में समानता कभी नहीं आ पाएगी, और इस प्रकार के दंगे और इस प्रकार के हिंसा और विभाजनकारी नीतियाँ चलती रहेंगी। क्योंकि जिस प्रकार लश्कर मीडिया के गैंग वो अपने टीआरपी बढ़ाने में लगा हुआ है, और नेता, राजनीतिक वर्ग से जुड़े हुए लोग अपने वोट बैंक के चक्कर में लगे हुए हैं। अभिनेता, कलाकार, पेंटर, सामाजिक कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट के जज, लेखक, ये सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए। यह देश के हित के बारे में कोई बात करने वाले नहीं। हमें आवश्यकता है 1950 के पहले के जितने भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए सड़े गले कानून हैं उनको हटा करके पुनः नए सिरे से कठोर और ठोस कानून लाए जाएं। दूसरी आवश्यकता है कि गौ तस्करी को खत्म करके, अगर जो गौ तस्करी करता हुआ पाया जाता तो उसे फांसी और उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। घुसपैठ और धर्मांतरण पर कठोर कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। आईपीसी, इंडियन पुलिस एक्ट, वन नेशन वन टैक्स लागू होना चाहिए। जो पुराने आईपीसी हैं उनको खत्म करके नए सिरे से कठोर और ठोस कानून की व्यवस्था करनी चाहिए। और जब तक यह घटिया न्याय व्यवस्था है, सड़ी गड़ी न्याय व्यवस्था है, तब तक उन अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा और इस प्रकार की हिंसा होती रहेगी और देश धीरे धीरे विभाजन की ओर बढ़ता रहेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसकी सत्यता को जानिए कि इस पर हमें क्या करने की आवश्यकता है। हमें नेताओं के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें हमारी सुरक्षा नेता नहीं कर सकता। हमारी और हमारी पीढ़ी की सुरक्षा कठोर और ठोस कानून से हो सकती है। आपको मैं बताना चाहूँगा, चीन में, सिंगापुर में, जापान में, रसिया में, कोरिया में इस प्रकार की पत्थरबाजी, इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार के दंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ ठोस और कठोर कानून है। केवल भारत में क्यों होते हैं? क्योंकि भारत में सड़ी गली कानून व्यवस्था है, सड़ी गली न्याय व्यवस्था है, जिसके कारण उन अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। तो आप नेताओं के पीछे ना भागिए, नेताओं को अपना आदर्श ना मानिए। हमें अगर अपनी सुरक्षा करनी, आने वाली अपनी पीढ़ी की सुरक्षा करनी है, तो हमें कठोर और ठोस कानून की मांग करनी होगी। क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, अच्छी दवा लाने से बीमारी ठीक होती है। इसलिए हमें अच्छे डॉक्टर की नहीं, अच्छे दवा की ज़रूरत है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, अच्छे डॉक्टर के साथ-साथ अच्छी दवा की आवश्यकता है। तभी इन सभी जो स्थिति हमारे देश को झेलनी पड़ रही, इन सभी प्रकार के जो हिंसात्मक गतिविधि हमारे सामने घटित हो रही, इस प्रकार की घटनाएँ जो घटित हो रही हैं, तभी इन सभी से हम छुटकारा पा सकते हैं। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें। नमस्कार।